हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु विद्या में। मैं आपका दोस्त राम शर्मा। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जनरल नॉलेज का इकोनॉमिक सीरीज़ का पार्ट 8 लेके आया हूँ, जिसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया है और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जीके के हिसाब से। ठीक है ना दोस्तों। तो आज का हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो दोस्तों, हर साल भारत जो है आर्थिक सर्वेक्षण करवाता रहता है कि देश में आर्थिक स्थिति क्या है चल रही है। ठीक है ना। तो वो आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों, जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो करवाया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित कराया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है ना दोस्तों। ओके। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है, यानी कि वास्तविक प्रति व्यक्ति आय किसके बराबर होती है दोस्तों? ठीक है ना। तो दोस्तों, ये होती है जो वास्तविक आय होती है वो होती है दोस्तों वास्तविक राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या के बराबर होती है। किसके द्वारा? कुल जनसंख्या के बराबर होती है दोस्तों। ठीक है ना। फिशर के विनिमय समीकरण का सही रूप क्या है? फिशर के विनिमय समीकरण का सही रूप है दोस्तों MV=PT। क्या है? MV=PT। ठीक है दोस्तों। विश्व आर्थिक फोरम की ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट में किस देश का प्रथम स्थान है? विश्व आर्थिक फोरम की ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट में किस देश का प्रथम स्थान है? तो दोस्तों, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। किसका नाम है? संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम स्थान है दोस्तों। ठीक है ना। ओके। भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तरों वाला होता है? तो दोस्तों, भारत में सहकारी बैंकों का गठन होता है वो 3 स्तरों वाला होता है। कितने स्तरों वाला? 3 स्तरों वाला होता है। ठीक है। बैंकों को अपने रोकड़ शेष तथा कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, वो होता है सांविधिक तरलता अनुपात, यानी कि SLR। क्या होता है? यानी कि बैंकों को अपने रोकड़ शेष तथा कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, जिसको हम लोग SLR बोलते हैं, सांविधिक तरलता अनुपात। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट लेते हैं। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। दोस्तों, भारत में मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी जाती है? ये मापी जाती है दोस्तों थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। भारत में मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी जाती है? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा ये नापी जाती है दोस्तों। ठीक है ना। ओके। नेक्स्ट लेते हैं। महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों, महिला समृद्धि योजना जो प्रारंभ की गई थी वो डेट थी 2 अक्टूबर 1993। कब थी? 2 अक्टूबर 1993 को महिला समृद्धि योजना प्रारंभ की गई थी भारत में दोस्तों। ठीक है ना। ओके। नेक्स्ट लेते हैं। श्रेष्ठ बाजार का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, श्रेष्ठ बाजार का अर्थ जो होता है वो है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। क्या है दोस्तों? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। क्योंकि दोस्तों, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार जो होता है वो कम्प्लीटली सेफ और सुरक्षित होता है दोस्तों। वहाँ कोई रिस्क, किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि उसमें सभी प्रतिभूतियों की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, भारत सरकार की होती है दोस्तों। इसलिए वहाँ पर पैसे वैसे डूबने का आपका कोई किसी प्रकार का रिस्क नहीं होता है दोस्तों। ठीक है ना। इसलिए श्रेष्ठ बाजार का जो अर्थ होता है वो है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। ठीक है ना। ओके। नेक्स्ट लेते हैं। भारत के संचित कोष के धन की निकासी किसकी अनुमति से ही संभव होती है? तो दोस्तों, भारत में जो कलेक्टेड कोष जो होता है, मतलब कि उसकी निकासी किसकी अनुमति से की जा सकती है? तो दोस्तों, वो है संसद। किसके द्वारा? संसद की अनुमति से ही निकासी संभव हो पाती है दोस्तों। संसद जब चाहती है तभी उसमें से धन निकाला जा सकता है दोस्तों। ठीक है ना। ओके। भविष्य में उत्पन्न होने वाली संदिग्ध कमी या अभाव का सामना करने के लिए बनाए गए किसी वस्तु के भंडार को क्या कहते हैं?
भविष्य में उत्पन्न होने वाली संदिग्ध कमी या अभाव या किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम अचानक आ जाए, कोई बीमारी आ जाए किसी प्रकार का, तो उस स्थिति के लिए भारत एक सुरक्षित वस्तुओं का भंडार रखती है दोस्तों, जिससे कि वो ऐसी इमरजेंसी में काम आ सके। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं बफर स्टॉक। क्या कहते हैं दोस्तों? बफर स्टॉक। जैसे कि अभी देख लो आप, ये कोरोना आ गया। अब ये कोरोना के समय पर आप देखो देश में सभी लोगों को, भारत सरकार को फ्री में गेहूं बांटना पड़ रहा है, चावल दाल सब कुछ भारत सरकार दे रही है दोस्तों। तो ये अगर ये बफर स्टॉक भारत सरकार के पास नहीं होता तो आज लोगों को क्या खिलाती? तो ये बफर स्टॉक जो है इसी काम के लिए रखा जाता है दोस्तों। ऐसी कोई इमरजेंसी हो, है ना, या कभी कोई अकाल पड़ जाए या कोई अभाव हो जाए, कभी कोई चीज़ सपोज करो कोई गेहूं नहीं हो पाए या चावल नहीं हो पाए या दाल नहीं हो पाई, तो किसी चीज़ का अगर कोई अकाल पड़ जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उस कंडीशन के लिए सरकार एक बफर स्टॉक रखती है हर चीज़ का। ठीक है दोस्तों, जो अब उस इमरजेंसी में काम आ सकता है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। भारत में नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों भारत में नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया जो प्रारंभ की गई थी वो था सन 1951 में। कब की गई थी? सन 1951 में ये प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी दोस्तों। ठीक है ना? ओके। भारत के आकस्मिक कोष में से धन की निकासी किसकी अनुमति से की जाती है दोस्तों? भारत जो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, मतलब हमारे देश में एक जो कंटीजेंसी फंड होता है उसकी निकासी किसकी अनुमति से की जा सकती है दोस्तों? वो है राष्ट्रपति की अनुमति से की जा सकती है। हमारे भारत देश के राष्ट्रपति की अनुमति से ही उस फंड में से निकासी की जा सकती है। जो ऐसी इमरजेंसी फंड होता है वो भी दोस्तों आकस्मिक कंटीजेंसी फंड होता है जो रखना पड़ता है हर देश को, तो उसकी में से जो निकासी की जा सकती है वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही की जा सकती है, परमिशन से। ठीक है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सी है दोस्तों? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन जो है वो है दोस्तों इंटक। क्या है? इंटक, INTUC। इंटक जो है भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है दोस्तों। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक सबसे बड़ा बैंक है? तो दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा जो बैंक है वो है भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक जो है सार्वजनिक क्षेत्र में, ना कि सभी बैंकों में, क्योंकि प्राइवेट बैंकों में और सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को मिला करके अगर हम मानते हैं तो फिर भारतीय स्टेट बैंक बड़ा नहीं है दोस्तों। ठीक है ना? इसलिए ये केवल सार्वजनिक यानी कि सरकारी बैंकों में ही भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक है दोस्तों। ठीक है ना? ओके। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने कोष में रहना चाहिए? तो दोस्तों ये है 115 करोड़। क्या है दोस्तों? 115 करोड़ का स्वर्ण भंडार हमेशा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होना चाहिए दोस्तों। ठीक है ना? ये सब भारत सरकार ने एक निश्चित अनुपात कर दिया है कि इतना कोष सोने का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है ना? ओके, चलो नेक्स्ट लेते हैं। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ प्रस्तुत की जाती है? तो दोस्तों बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा जो प्रस्तुत की जाती है वो है दोस्तों लोकसभा में। कहाँ प्रस्तुत की जाती है? ये सबसे पहले लोकसभा में की जाती है दोस्तों। उसके ऊपर जो बजट डिक्लेयर करते हैं उससे पहले उसमें बहस होती है, बातचीत होती है दोस्तों, समीक्षा की जाती है उसके ऊपर कि भाई ठीक है कि नहीं है, और उसके बाद में उसको डिक्लेयर करते हैं दोस्तों। ठीक है ना? ओके। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों कब किया गया था? ये समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP जो प्रारंभ किया गया था दोस्तों वो था सन 1978-79 में। कब? 1978 एंड 79 में ये किया गया था इस। ठीक है ना? कौन सी फाइनेंशियल ईयर थी? 1978 एंड 79 में। ठीक है ना? ओके, चलो नेक्स्ट लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी जो होता है वो होता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या?
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी होता है दोस्तों। IMF क्या होता है? IMF जो होता है, ठीक है, IMF जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी माना जाता है दोस्तों, ठीक है ना। किस प्रकार से कि दोस्तों वो सारे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो उसको पूरे को मैनेज करता है दोस्तों। कहीं किसको पेमेंट लेना है, कहीं देना है, कहीं किसी का पेमेंट अटका है, सारी जो किसी प्रकार का जो डिस्प्यूट होता है तो उन सारी चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देखता है। कहीं किसी को पेमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, क्या है, जो भी होता है वो सब व्यवस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये इसका सही उत्तर है दोस्तों। भारतीय बैंकों की विदेशों में शाखाएं किस देश में सर्वाधिक हैं? तो दोस्तों ये है यूके, किसमें? यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा भारतीय बैंकों की शाखाएं हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे आज के सभी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, ठीक है, ओके।